8th पे कमीशन एक ऐसी डिमांड की चर्चा कर रही है जो अगर मान ली गई तो सिर्फ तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, पूरी सैलरी स्ट्रक्चर बदल जाएगा। पेंशन बदलेगी, अलाउंस बदलेंगे और ये सब होगा एक फॉर्मूले की वजह से जिस पर इतना ध्यान नहीं जाता। फैमिली यूनिट फॉर्मूला, परिवार के खर्च के हिसाब से आपकी सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए। बात यह भी उठ रही है कि डियरनेस अलाउंस यानी डीए में 2% की बढ़ोतरी हुई है, क्या वो प्रैक्टिकल है? क्या इतनी तेजी से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से डीए बढ़ा है? एम्प्लॉय यूनियंस अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं 8वें वेतन आयोग के सामने, और उस लड़ाई का सबसे अहम हथियार है फैमिली यूनिट की मांग। क्या है ये मांग और इसके बदलने का आप पर कैसे असर पड़ने वाला है, आज इसके बारे में बात करेंगे। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Candid and Saluja Gold. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। 8वां वेतन आयोग बन चुका है और इस वक्त उसके सामने अलग अलग एम्प्लॉय यूनियंस, फेडरेशंस और स्टाफ बॉडीज अपने मेमोरेंडम सबमिट कर रही हैं। इसमें 8 सब्जेक्ट्स हैं और उनमें से पे मैटर्स यानी वेतन से जुड़े मामले सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें मिनिमम वेज, पे स्ट्रक्चर, इंक्रीमेंट और पूरा पे मैट्रिक्स आता है। अब इन सब मांगों को देखकर एक बात साफ है कि ये सिर्फ थोड़ी सैलरी बढ़ा दो वाली बात नहीं है। बात हुई है एक फैमिली यूनिट बढ़ाने की। अब तक के पे कमीशंस 3 यूनिट की फैमिली मानकर चलते थे, मतलब एक एम्प्लॉय, दूसरा उनका पार्टनर और एक बच्चा, बस। लेकिन एम्प्लॉय यूनियन कह रहे हैं कि ये फॉर्मूला दशकों पुराना है और जमीनी हकीकत से पूरी तरह कट चुका है। तो एम्प्लॉय यूनियंस ने 8वें वेतन आयोग को सौंपे मेमोरेंडम में मांग रखी है कि फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 किया जाए। उस वक्त की सोच थी कि जब सैलरी कैलकुलेशन सिर्फ सर्वाइवल के लिए होती थी, यानी बस खाना मिल जाए, कपड़े मिल जाए, बहुत है। ये स्टैंडर्ड्स एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए सही थे, लेकिन जो देश अब डेवलप्ड इकोनॉमी बनने की राह पर है, उस हिसाब से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदल रहे हैं, उसके वर्किंग क्लास के एस्पिरेशंस भी बदल गई हैं और खर्च भी। इस मांग को समझने से पहले समझते हैं कि ये है क्या। पे कमीशन पहले ये अंदाजा लगाता है कि एक सरकारी कर्मचारी के घर को चलाने के लिए कितना पैसा लगता है। उस कैलकुलेशन के आधार पर एक मिनिमम वेतन तय होता है और उस मिनिमम पे के आधार पर पूरा पे मैट्रिक्स बनता है। अब इस कैलकुलेशन में जिस फैमिली को मानकर चला जाता है उसे कहते हैं फैमिली यूनिट। इसे एक फॉर्मूले से जोड़ा जाता है जिसे एक्रॉइड फॉर्मूला कहते हैं। इस फॉर्मूले का काम है कि ये कैलकुलेट करे कि एक परिवार को खाने, कपड़े और रहने के लिए कम से कम कितना चाहिए, और जितनी बड़ी फैमिली मानो उतना ज्यादा खर्च, तो उतना ऊंचा पे स्ट्रक्चर। मतलब फैमिली यूनिट एक तरीके से मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह काम करता है, क्योंकि ये सारे मायने बदल देता है। जैसे ही कंजम्पशन यूनिट की संख्या बढ़ती है, मिनिमम एक्सपेंडिचर की कैलकुलेशन सीधे ऊपर जाती है। वापस आते हैं फैमिली यूनिट की मांग पर। आज का मिडिल क्लास सरकारी कर्मचारी सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा, वो बच्चों के प्राइवेट स्कूल की फीस भी भर रहा है, प्राइवेट अस्पताल में इलाज भी करा रहा है, किराए पर शहर में भी रह रहा है, ट्रांसपोर्ट का खर्च है, डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल ज़रूरतें हैं, और सबसे बड़ी बात, बुजुर्ग माँ बाप को संभालने की जिम्मेदारी भी है। ये सब 3 यूनिट के फॉर्मूले में कहाँ फिट होता है? एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि हाल के पे कमीशनों ने हाउसिंग और सोशल ऑब्लिगेशन को वेटेज देने की कोशिश की है, लेकिन प्राइवेट एजुकेशन, स्कूलिंग, हेल्थ केयर, ये जो असंतुलित रफ्तार से बढ़ती कॉस्ट है, उसके साथ ये एडजस्टमेंट तालमेल नहीं बिठा पाए। 5 यूनिट वाली फैमिली की मांग को एक बार समझते हैं, ब्रेकडाउन समझते हैं। इसके मुताबिक कर्मचारी खुद 1 यूनिट है, उनके पार्टनर 1 यूनिट है, और ये भी कहा गया है कि इसमें कोई जेंडर से रिलेटेड भेदभाव नहीं होगा। 2 बच्चे हैं तो हर बच्चा 0.8 यूनिट है, तो दोनों मिलाकर 1.6 यूनिट, और माता पिता 0.8 यूनिट, तो कुल मिलाकर 5.2 यूनिट बनते हैं, जिसमें 2 बच्चे, माँ बाप, कर्मचारी खुद और उनके पार्टनर, जिसे राउंड ऑफ करके 5 यूनिट माना गया है। अब ये सिर्फ कोई मनमाना आंकड़ा नहीं है, यूनियन ने इसके पीछे कानूनी आधार भी दिया है। माता पिता और सीनियर सिटीजन का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, इन दोनों कानूनों में परिवार की जो परिभाषा दी गई है, ये उसी से मेल खाती है। मेमोरेंडम में ये भी कहा गया है कि मिनिमम पे एक साइंटिफिक जीवन यापन वेतन फॉर्मूले पर बेस्ड होना चाहिए, जिसमें फूड, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट और टेक्निकल व डिजिटल ज़रूरतें सब शामिल हों। ठीक है, अब अगर ये मान लिया तो क्या होगा? भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। देखिए, जैसे ही फैमिली यूनिट बढ़ेगी, मिनिमम पे की कैलकुलेशन ऊपर जाएगी और उसी के आधार पर तय होता है फिटमेंट फैक्टर। 7वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, मतलब जो पुरानी बेसिक सैलरी है उसे 2.57 से मल्टीप्लाई करके नई सैलरी आ जाएगी। एम्प्लॉय यूनियन अब 3.83 का फिटमेंट फैक्टर मांग रहे हैं
और इसी 3.83 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर मिनिमम पे 69,000 रुपये की डिमांड सामने आई है। इसका असर सिर्फ बेसिक पे पर नहीं रुकेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो अलाउंस होते हैं वो बेसिक पे का ही एक परसेंटेज होते हैं। तो अगर बेसिक पे बढ़ेगी तो HRA बढ़ेगा, ट्रैवल अलाउंस बढ़ेगा और बाकी बेनिफिट्स बढ़ेंगे। पेंशन भी, जिसमें वो लोग शामिल हैं जो 2026 से पहले रिटायर हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स इसे रिपल इफेक्ट कहते हैं, यानी एक बदलाव की वजह से पूरे स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाना। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी इस तरह बढ़ी तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी PSU के एम्प्लॉयज भी पैरिटी की मांग करेंगे, तो दायरा और भी बड़ा होगा। अब बात करते हैं बाकी मांगों की जो अलग अलग यूनियंस ने रखी हैं। प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच, जो यूनियन टेरिटरी के सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर्स को रिप्रेजेंट करती है, उसने मांग रखी है कि लेवल 1 एम्प्लॉय की मिनिमम बेसिक पे 50,000 से 60,000 रुपये हो। अभी 7वें पे कमीशन में ही 18,000 रुपये है। इस यूनियन ने फिटमेंट फैक्टर 2.62 से 3.83 के बीच रखने की मांग की है। साथ ही एनुअल इंक्रीमेंट 6 से 7% मांगा है, जबकि अभी ये सिर्फ 3% है, यानी दोगुने से भी ज़्यादा। इस यूनियन ने एक और इम्पॉर्टेंट मांग रखी है कि जब DA यानी डियरनेस अलाउंस 50% तक पहुंच जाए तो उसे बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए और DA कैलकुलेशन की प्रिसीजन को भी बेहतर किया जाए। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात करें तो 7,000 रुपये पर चाइल्ड ये रखने की मांग की गई है, जबकि अभी ये करीब 2,800 रुपये है। और सबसे अग्रेसिव डिमांड आई है भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ यानी BPMS की तरफ से। इन्होंने मिनिमम बेसिक पे 72,000 रुपये मांगी है और फिटमेंट फैक्टर 4 मांगा है और टॉप लेवल पोजीशन के लिए मैक्सिमम सैलरी 10 लाख रुपए तक करने की बात कही है। इनके सुझाए स्ट्रक्चर में लेवल 1 पे 18,000 से बढ़कर 72,000 हो जाएगी और लेवल 18 तक 10 लाख रुपए तक जाएगी। पे कमीशन इन्हें मानेगा या नहीं, या कितना मानेगा, ये अभी तय नहीं है, लेकिन फैमिली यूनिट की बात सीरियसली डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ टेक्निकल फॉर्मूले की बात नहीं है। ये बात है कि सरकार मानती है या नहीं कि एक एम्प्लॉय की असल जिम्मेदारियाँ क्या हैं। क्या उनके बुजुर्ग माँ बाप उनकी फैमिली का हिस्सा हैं? क्या उनके 2 बच्चे उनकी फैमिली का हिस्सा हैं? क्या उनकी तनख्वाह उस जिम्मेदारी को रिफ्लेक्ट करती है जो वो हर महीने उठाते हैं? अगर हाँ, तो सैलरी उसी हिसाब से होनी चाहिए। और अगर पे कमीशन ने इसे माना तो ये सिर्फ एक सैलरी हाइक नहीं होगी, ये एक पूरे सिस्टम का रिकैलिब्रेशन होगा, जिसका असर लाखों सरकारी कर्मचारियों पर, उनके परिवारों पर और रिटायर हो चुके पेंशनर्स पर भी पड़ेगा। बात करते हैं डियरनेस अलाउंस की। महंगाई भत्ता यानी DA में 2% बढ़ोतरी को लेकर उम्मीद थी कि ये 2 से 4% तक हो सकती है। काफ़ी लोग इससे नाखुश हैं कि ये रियलिटी से दूर है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सरकार की मनमर्जी से लिया गया फैसला नहीं हो सकता, बल्कि एक तय फॉर्मूले के हिसाब से तय होता है। बैंक बाजार के CEO अदिल शेट्टी के मुताबिक DA की बढ़ोतरी पिछले 12 महीनों की महंगाई के आंकड़े यानी CPI-IW इन्फ्लेशन के हिसाब से होती है। इस बार के आंकड़े करीब 2 से 3% की बढ़ोतरी की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन 7th पे कमीशन के रूल्स के हिसाब से DA को हमेशा पूरे नंबर में और नीचे की तरफ राउंड ऑफ किया जाता है। इसी की वजह से जो 3% तक जाने की बात हुई थी वो 2% पर आकर रुकी। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 1 साल में महंगाई बहुत तेज़ नहीं रही, इसलिए ये बढ़ोतरी सिर्फ लोगों की सैलरी को महंगाई के हिसाब से बैलेंस रखने के लिए है, ना कि उनकी कमाई में कोई बहुत बड़ा इंक्रीज करने के लिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताइए। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लर्निंग टॉप। शुक्रिया।